हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू रुद्राज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और वहाँ पर जाकर क्लिक करो और सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करो। इसके अलावा भारत का प्राचीन इतिहास का घटना चक्र के एमसीक्यूज को भी हमने कवर कर लिया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक, अब हम आज मध्यकालीन इतिहास को शुरू करेंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि छत्तीसगढ़ एसआई हो गए, छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती हो गया, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडियन रेलवे जो हो गया, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सभी एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है। ठीक, छत्तीसगढ़ जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ का तो नहीं आएगा एमसीक्यू, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री या इंडियन पोर्शन का जीके चल रहा है, आपको बता दूं कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 40 नंबर का जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जिसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स, साइंस, ये सभी पूछे जाते हैं। तो हम धीरे धीरे इन सभी सब्जेक्ट्स के भी एमसीक्यूज को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए, आज मध्यकालीन इतिहास में हमारा पहला टॉपिक होगा भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक, चलो क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी आप सब अपना सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एज पॉसिबल शेयर करें। ठीक है, चलो वीडियो क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में, डी 670 ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 570 ईस्वी में। देखिए, मक्का जो कि सऊदी अरब में स्थित है, यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का मदीना आपने सुना ही होगा, जो कि मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक, यह मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। अब यही मक्का पर ही जो है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? तो 632 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, मक्का कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का जो है वह सऊदी अरब में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अरबों ने। देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसा परंपरा अनुसार ऐसा माना जाता है। ठीक, कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया तथा यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया। प्रश्न में पूछा गया क्या? हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था?
ईरानियों ने, इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने, और हिंद किसने कहा था? ठीक है, और हिंद के से ही बाद में क्या बना? हिंदू। ठीक, तो ये हिंद का प्रयोग किसने किया था? अरबों ने। ठीक, याद रखना, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरान, हिंदुस्तान ईरान, बस याद रखना, हिंदुस्तान ईरान। तो हिंदुस्तान का प्रयोग किसने किया? ईरान ने। और वहीं यूनानी, यूनानी इंडिया, यूनानियों ने किस शब्द का प्रयोग किया? इंडिया का। और हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया? अरबों ने। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? ए 647, बी 1013, सी 711 या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हो गया था और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी का स्रोत कहाँ पर मिलता है? यह स्रोत कौन सा है? तो चचनामा, जो कि एक फारसी ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अर्थात अरबों का सिंध पर आक्रमण हुआ। यह भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। ठीक, सिंध का शासक कौन था? दाहिर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो अभी हमने पढ़ा कि 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। कहाँ पर? सिंध में। शासक कौन था? दाहिर। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में अर्थात 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई। अगला प्रश्न देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो याद रखिएगा, अरबी ही थे। कौन सा अरबी था? तो मोहम्मद बिन कासिम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636-637 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बंबई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता था। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था, तो अभी हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। अगला प्रश्न देखो, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ए देवल, बी अरोड़, सी लोदवा या डी बाड़मेर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश अर्थात सिंध की राजधानी अरोड़ थी। याद रखिएगा, चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी अरोड़ थी।
ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच राजवंश के इतिहास द्वारा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए अलप्तगीन, बी महमूद, सी सुबुक्तगीन या सेबुक्तगीन या डी इस्माइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अलप्तगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। ठीक है, गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है, याद रखना। गजनी का एक अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। आगे देखो, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन दिया गया है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। देखो, एक कथन और कारण वाला ना क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, आराम से पढ़ना और इसको एक्सप्लेन मतलब समझना कैसे है कि आंसर सही होगा या नहीं। आप पहले कथन को देखिए, पढ़िए, फिर ना लास्ट में लगा दीजिए क्यों, कि आखिर क्यों हुआ ये। ठीक, फिर कारण को पढ़िए। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, क्यों? फिर कारण पढ़ो। क्योंकि वह भारत में स्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना चाहता था। ठीक, तो क्या यह पूरा स्टेटमेंट मैच हो रहा है? महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए क्योंकि वह भारत में स्थायी मुसलमान शासन की स्थापना करना चाहता था। तो देखो, यहाँ पर कारण बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनी ने ना भारत में कोई शासन करने के लिए आक्रमण नहीं किया था। उसका उद्देश्य मात्र यहाँ पर लूटपाट करना था। ठीक, तो कारण तो सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक, इसलिए कथन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कथन और कारण वाले क्वेश्चंस को पढ़ो और आराम से उत्तर दो। ठीक, महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। उसका उद्देश्य मात्र यहाँ पर लूटपाट करना था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ए धंग, बी विद्याधर, सी जयशक्ति या डी डंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विद्याधर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 में हुआ। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना। ठीक, उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए सॉरी, थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। यहाँ पर हमने देखा कि जो राज्यपाल था उसने मथुरा एवं वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। ठीक, राज्यपाल ने क्या किया? महमूद से
कुछ भी विरोध नहीं किया, ठीक, सिंपली उसको लूट कर ले जाने दिया। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन इजामी, बी उतबी, सी फिरदौसी, डी चंदरबरदाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उतबी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। उसने किताब उल यामिनी, तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। यामिनी, मैंने आपको बताया था गजनी के लिए यामिनी शब्द भी यूज किया जाता है। तो किताब उल यामिनी या तारीख ए यामिनी किसने लिखा था? उतबी ने। और उतबी जो है वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखने का कि उदबी के साथ साथ अलबरौनी, फिरदौसी और फरूखी ये सभी भी गजनी के दरबार में रहते थे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, दरबारी कवि, तो इन चारों के हिसाब से उतबी को आंसर लिया गया है। ठीक, इसके अलावा अलबरूनी, फिरदौसी और फरूखी ये तीनों भी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ठीक, लेकिन दरबारी कवि कौन था? तो उतबी। ठीक, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी या डी अलब्तगीन। आपको बताना है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता जो था किसके दरबार से संबंधित था। तो देखो, इस प्रश्न को यहाँ पर विलोपित किया गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्यों। क्योंकि देखिए जो शाहनामा का लेखक है वह फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या लिख दिया है? शाहनामा का लेखक फरिश्ता के अनुसार। तो नहीं, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, याद रखिएगा। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है, याद रखिएगा। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? तो फिरदौसी को। और इसी की रचना है शाहनामा। इस प्रकार संभावित, तो छोड़ो इसको। ठीक, इसके अलावा फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। इस पॉइंट को याद रखना, जो फरिश्ता है उसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता यह बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शाहनामा के लेखक कौन है? ए उद्बी, बी फिरदौसी, सी अलबरूनी या डी बरनी। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि शाहनामा के लेखक फिरदौसी जी थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखो, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबरूनी या डी दारा शिको। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा अर्थात प्राचीन समय में से बोला जाता था ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्म, धर्मास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और
अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने जगह जगह भगवद गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। याद रखना, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की। किस भाषा में लिखी गई थी? तो अरबी भाषा में। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए फरिश्ता, बी अलबरूनी, सी अफीक या डी इब्न बतूता। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि महमूद गजनी के साथ अलबरूनी जो है भारत आया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अलबरूनी भारत में आया था। ए 9वीं शताब्दी में, बी 10वीं शताब्दी में, सी 11वीं शताब्दी में या डी 12वीं शताब्दी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? वही सेम क्वेश्चन, अलबरूनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सी, वह संस्कृत का विद्वान था। डी, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ए, भीमराज प्रथम, बी, भीमदेव, सी, मूलराज या डी, जयसिंह सिद्धिराज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भीमदेव। महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण यह कब हुआ था? 1026 ईस्वी में के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद जो है मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, महमूद गजनवी का ना सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। कब हुआ था? 1026 ईस्वी में। तब वहाँ का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। अब महमूद गजनवी के मंदिर को लूट के ले जाने के बाद अब रिपेयर का काम तो करवाना था, ठीक? तो भीमदेव प्रथम ने वापस से सोमनाथ मंदिर को रिपेयरिंग करवाया था, अर्थात पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए, मोहम्मद बिन कासिम, बी, महमूद गजनवी, सी, शेरशाह या डी, अकबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा देवनागरी में था। याद रखिएगा, जो महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए उनमें दो भाषाओं का प्रयोग किया गया, एक साइड अरबी और एक साइड संस्कृत। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अवयक्तमेकम मोहम्मद अवतार नूरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अवयक्तिया नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 4181। चांदी के इस सिक्के अर्थात दिरहम का वजन 3.0 ग्राम था। याद रखना, महमूद गजनवी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसे क्या कहा जाता था? दिरहम। और उसका वजन कितना होता था? तो 3 ग्राम। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने
1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? ए जलालुद्दीन मंगबरनी, सी गजनी का महमूद, सी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, डी चंगेज खान। देखो 1192 से कुछ याद आ रहा होगा आपको क्या? अगर आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराया था। याद आ रहा है? ठीक, तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या बोला है कि किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। आगे देखिए, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। फिर 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अर्थात पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175-76 में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इसी को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि हुआ 1192 ईस्वी में, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान अर्थात पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है पृथ्वीराज तृतीय, और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए भीम द्वितीय, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद या डी पृथ्वीराज द्वितीय। अब देखो, तराइन का दूसरा युद्ध मत याद कर लेना, प्रथम युद्ध मत याद कर लेना, क्योंकि ये मत सोचना कि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराने वाला सबसे पहला था। नहीं, सबसे पहले जो है भीम द्वितीय ने हराया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय, या इसे ही भीम द्वितीय कहा जाता था, ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त किया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? तो गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने। ठीक है, कब? 1178 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है ए तराइन का युद्ध 1191, बी तराइन का युद्ध 1192 जो कि दूसरा युद्ध था, सी चंदावर का युद्ध 1194 या डी कन्नौज का युद्ध 1194। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, चंदावर का युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और गढ़वाल राजा जयचंद के बीच में। अगला प्रश्न फिर वही, चंदावर का युद्ध, जयचंद। अगला प्रश्न, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध या डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि हुआ 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया, और इस प्रकार भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। पहला चंगेज खां, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा तैमूर।
करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस प्रकार देखिए, सबसे पहले कौन आया था? महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, फिर लास्ट में तैमूर। तैमूर लंग का आक्रमण आगे हम पढ़ेंगे। 1198 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। ठीक, उसे हम आगे देखेंगे। सन 999 ईस्वी में 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ। सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां जो कि एक मंगोल शासक था के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेना नायक तैमूर, इसे हम तैमूर लंग भी बोलते हैं, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सॉरी, इसे मैंने 1298 बोल दिया था। 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किसने? तैमूर लंग ने। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन के शासनकाल में। ठीक है, आगे देखिए, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? आपको बताना है। ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर या डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। दूसरी तरफ कलमा अर्थात अरबी में खुदा हुआ है। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। अगला प्रश्न देखो, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या डी नासरुद्दीन कुबाचा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। याद रखिएगा, जो अख्ता प्रथा है ये गौरी के विजय के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में स्थापित हुई। 1192 से लेकर 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी या डी यलदौज। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के जो दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, इख्तियारुद्दीन जो बख्तियार खिलजी था, ठीक है, ये देखिए इसका पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक, इसने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि बख्तियार खिलजी जो है बंगाल एवं बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक, और उसको जीता था। और राजधानी किसको बनाया? तो लखनौती को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी, या ई इनमें से कोई नहीं। देखिए, नालंदा एवं विक्रमशिला जो विहार हुआ करता था, बाद में विश्वविद्यालय भी बना, इसे बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक। कथन और कारण के आधार पर आपको सही उत्तर बताना है। देखो, मैंने आपको बताया था कथन और कारण को कैसे पढ़ा जाता है। आप पहले कथन पढ़िए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, लास्ट में लगा दो क्योंकि। फिर कारण पढ़ो, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक। अब देखिए कि कथन और कारण मैच हो रहा है कि नहीं। फिर से पढ़ता हूँ, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों ही मैच हो रहे हैं, ठीक। इस प्रकार ए कथन कारण दोनों सही हो जाएगा और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक। देखिए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल ही इसीलिए हुए क्योंकि उत्तर भारत में उस टाइम राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक। टुकड़े टुकड़े में राजा बटे हुए थे और आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, ठीक। इसका जो फायदा ना बखूबी तुर्की, फिर आपने बाद में देखा होगा अंग्रेज भी आए, ठीक। इसी का ही फायदा उठाकर उन्होंने भारत पर इतने साल शासन किया था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एकता थी ही नहीं। आज भी देखे होंगे, आज भी कुछ खास एकता नहीं है, ठीक। कभी जाति में, कभी धर्म में लड़ाई चलती ही रहती है। फायदा कौन उठाता है? आज अंग्रेज नहीं उठा के आज फायदा पॉलिटिशियंस उठाते हैं, ठीक है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत में भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की रणनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ए दशपुर शिलालेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी एरण शिलालेख, या डी हाथी गुम्फा शिलालेख। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दशपुर शिलालेख। दशपुर या इसे हम मंदसौर शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। कई किताब में लिखा होता है कि रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर शिलालेख से प्राप्त होता है, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, इसी मंदसौर शिलालेख को दशपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब देखिए, दशपुर या मंदसौर शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमार गुप्त का राज्यपाल वंदु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पट्टवाय श्रेणी अर्थात रेशम सूत बुनने वालों की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, रेशम बुनकरों की जानकारी बोले इसे ही हम क्या बोलते थे? पट्टवाय श्रेणी अर्थात रेशम सूत बुनने वालों की समिति, ठीक, की जानकारी दशपुर या मंदसौर शिलालेख से प्राप्त होती है और यह शिलालेख कुमार गुप्त के शासनकाल का है, ठीक। चलो, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं।
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यूअसली जो है एमसीक्यूज को बाय चैप्टर सॉल्व करते रहें। ठीक, तभी आपकी जो एक क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, तो जब एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, एक चैप्टर फिर एक सब्जेक्ट, ठीक, फिर बाकी सभी सब्जेक्ट, फिर कंप्लीट सिलेबस, तब जाके हम क्या है ना पूरे एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं। ठीक, सिर्फ थ्योरी जो है पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आप कहीं भी टॉपर्स के इंटरव्यू में जाइए, उनका इंटरव्यू सुनिए, वो बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। फर्स्ट स्टेप होता है रीड करना, सेकंड स्टेप होता है एमसीक्यूज बनाना, लास्ट स्टेप होता है टेस्ट सीरीज। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे चैनल में हम आपको सेकंड स्टेप की तैयारी करवा रहे हैं। क्यों? जितने भी एमसीक्यूज हैं आप फटाफट हमारे चैनल में बना सकते हैं। ठीक, जो आपकी पढ़ाई को इन्हेंस करने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा होगा गुलाम, खिलजी, तुगलक। चलो इन सब की बात अगले वीडियो में ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।